नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं वाक्य भेद। तो वाक्यों के भेद हमने अर्थ की दृष्टि से पढ़ लिए हैं, सभी को बहुत अच्छे से हमने समझ लिया है। और आज हम वाक्य के भेद रचना की दृष्टि से यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वाक्यों की जो रचना है वो की जाती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आज का आपका हिंदी व्याकरण का, जैसे जिसमें हमने सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, 3 तरह के आपको वाक्य बताए हैं। तो यहाँ पर हम सरल वाक्यों को पढ़ चुके हैं, आज हम संयुक्त वाक्यों को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम मिश्र वाक्यों को समझेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि अब तक हम यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह से वाक्यों को पढ़ चुके हैं, वाक्य के घटक पढ़ चुके हैं और यहाँ पर हम वाक्य के संरचना को पढ़ चुके हैं कि किस तरह से वाक्य की संरचना बनाई जाती है। फिर हमने वाक्य के भेद यहाँ पर पढ़े हैं और वाक्य के भेद में जो अर्थ के आधार पर 2 तरह के हमने यहाँ पर वाक्य के भेद आपको बताए थे। कौन कौन से भेद हमने बताए थे? अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर हमने 8 प्रकार के अलग अलग भेदों को यहाँ पर पढ़ा और सभी को हमने रिवाइज भी कर लिया है, यानी कि साथ साथ में हमने ये सारी चीजें रिवाइज भी यहाँ पर कर ली हैं। और उसके बाद हमने जो अपना यहाँ पर जो मेन अपना टॉपिक शुरू किया था पिछले सेशन में, वो था हमारा वाक्य के भेद रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेदों को हमने 3 प्रकार से यहाँ पर बताया था कि 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, तो ये 3 तरह के हमने बताए थे और इसको हमने सरल वाक्य जो था उसमें उसको हमने क्लियर भी किया था। तो सरल वाक्य को एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सरल वाक्य देखिए क्या होता है। सरल वाक्य, सरल वाक्य में हमने कहा था कि सरल वाक्यों की रचना मुख्यतः 2 घटकों से होती है, यानी कि सरल वाक्य वे होते हैं जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। सरल वाक्यों की जो रचना होती है मुख्यतः 2 घटकों से होती है, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब हमने इन दोनों की परिभाषा, उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य की परिभाषा और उद्देश्य विस्तार की परिभाषा, साथ ही विधेय और विधेय विस्तार की परिभाषा हमने पढ़ ली है अपने इस सेशन में, मतलब जो हमने इससे पिछले की क्लासेस अपने इस पार्ट से ली है। तो अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमने कहा कि मोहन पतंग उड़ा रहा है, बहुत ही ज्यादा सरल वाक्य है, केवल एक उद्देश्य और एक विधेय है। तो जैसे हमने बताया कि उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाती है वो उद्देश्य होता है, और जो भी कुछ उसके बारे में कहा जाता है, जो भी उसके बारे में कुछ भी बताया जाता है, वो आपका विधेय होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर कहा मोहन पतंग उड़ा रहा है, तो मोहन आपका उद्देश्य है, पतंग उड़ा रहा है आपका विधेय है। इसी तरह से यहाँ पर बहुत और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे अगला मैंने यहाँ पर दिया है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो बच्चे जो आपका शब्द है ये आपका उद्देश्य है और मैदान में खेल रहे हैं ये आपका विधेय है। तो इस तरह से सरल वाक्य के हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण आप लोगों को दिए। अब हम संयुक्त वाक्यों को पढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? तो जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक, अभी हमने कहा संयुक्त वाक्य, तो जिनमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि जिसमें
समुच्चय बोधक अव्ययों के द्वारा क्या जुड़े होते हैं? उपवाक्य। ठीक है, तो उपवाक्य क्या होता है ये भी हमने लिखवाया है। उपवाक्य में हमने कहा कि उपवाक्य दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है प्रधान उपवाक्य और एक आपका होता है आश्रित उपवाक्य। तो ये जो इस तरह के समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर कुछ आपके लिए एग्जाम्पल लिखे थे, जैसे कि माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई, मरीज फल खा लेगा अथवा खिचड़ी से काम चल जाएगा, मदन को बस नहीं मिली इसीलिए वह समय पर घर नहीं आ सका, हम दोनों मंदिर गए और साथ साथ पूजा की। तो जो मैंने आपको यहाँ पर वाक्य बोले ये सारे आपके संयुक्त वाक्य हैं। और दो एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर लिखवाए हैं और मैंने कहा था कि आप बाकी के एग्जाम्पल यानी कि इस तरह के और भी वाक्य और भी एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं। तो देखिए आपने यहाँ पर जो संयुक्त वाक्य लिखे हैं तो इन संयुक्त वाक्यों की कुछ विशेषताएं होती हैं जिससे आप इनको पहचान सकते हैं। तो संयुक्त वाक्य की विशेषताएं, संयुक्त वाक्य की विशेषताएं। संयुक्त वाक्य की कुछ विशेषताएं होती हैं जिससे आप संयुक्त वाक्यों को पहचानते हैं। तो देखिए क्या क्या विशेषताएं होती हैं, यहाँ पर पॉइंट वाइज हम लिखेंगे। सबसे पहली विशेषता क्या होती है? सबसे पहली विशेषता, अभी तक आपको क्या समझ में आया है संयुक्त वाक्यों में? कौन सी ऐसी चीज है अभी तक जो आपको समझ में आई है? देखिए संयुक्त वाक्यों में सबसे जो मेन इसकी विशेषता है वो है कि जो संयुक्त वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य के उपवाक्य, उपवाक्य यानी कि जो संयुक्त वाक्य के उपवाक्य होते हैं आपस में योजक शब्दों द्वारा योजक शब्दों जैसे या, वा, अथवा, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, एवं, आदि से जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य के जो उपवाक्य होते हैं ये आपस में योजक शब्दों, कौन कौन से होते हैं योजक शब्द? या, वा, अथवा, इसलिए, परंतु, किंतु, लेकिन, तथा, एवं, आदि। ठीक है, इनसे जुड़े हुए होते हैं। तो ये पहला आपका पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इनमें प्रयुक्त उपवाक्य स्वतंत्र अर्थ का
बोध कराते हैं। इनमें जो उपयुक्त जो उपवाक्य प्रयोग किए गए होते हैं तो वो स्वतंत्र अर्थ का बोध कराते हैं, यानी कि उनका जो अर्थ होता है वो स्वतंत्र होता है। देखिए अब यहाँ पर हमने कहा कि इसमें जो भी आपके उपवाक्य होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र अर्थ का बोध कराते हैं। तो बिल्कुल जो नेक्स्ट लाइन हम लिखने वाले हैं वो इसी से जुड़ी हुई है। कैसे? क्योंकि जो दोनों उपवाक्य हैं वो अलग अलग स्वतंत्र अर्थ बता रहे हैं अपना, यानी कि दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं है दोनों को समझने में। तो इसीलिए जो दोनों उपवाक्य होते हैं वो समान स्तर के होते हैं। नंबर 3 इसका पॉइंट है। इसमें प्रयुक्त उपवाक्य समान स्तर के होते हैं। ठीक है। और अगला कि इसमें जो उपवाक्य होता है उसे समानाधिकृत उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। तो इसको भी लिख लेते हैं। नंबर 4 पॉइंट है हमारा। इसमें या इन्हें समानाधिकृत उपवाक्य अथवा समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट हमने लिखे कि संयुक्त वाक्य की क्या विशेषताएं हैं। तो संयुक्त वाक्य की चारों विशेषताएं हमने लिखी कि यहाँ पर संयुक्त वाक्य के जो उपवाक्य होते हैं वो आपस में योजक शब्दों जैसे या, वा, अथवा, इसीलिए, और, किंतु, परंतु, लेकिन आदि शब्दों से जुड़े होते हैं। और दूसरा, दोनों इसमें जो प्रयुक्त उपवाक्य होते हैं वो स्वतंत्र अर्थ का बोध कराते हैं। और तीसरा कि जो उपवाक्य होते हैं वो समान स्तर के होते हैं और इनको समानाधिकृत या समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं। तो ये 4 यहाँ पर हमने विशेषताएं लिखी। अब कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण हम यहाँ पर लिखते हैं संयुक्त वाक्यों के। ठीक है। कुछ हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं तो कुछ और हम लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है और या, तो कुछ और हम यहाँ पर एग्जाम्पल इसके लिखते हैं। उदाहरण, वह दिन भर काम करता रहा परंतु पूरा न हो सका। मरीज फल खा लेगा अथवा खिचड़ी से ही
काम चलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, दो एग्जाम्पल हमने लिखा। वह दिन भर काम करता रहा परंतु पूरा न हो सका। ठीक है, इसी तरह से मरीज फल खा लेगा अथवा खिचड़ी से ही काम चला लेगा। तो हमने कहा कि जो आपस में दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, यानी कि जो योजक शब्दों द्वारा जुड़े हुए होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर योजक शब्द हैं आपके परंतु, अथवा और किंतु आदि। तो देखिए ये जो शब्द हैं ये कैसे शब्द हैं आपके? अव्यय शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? अव्यय शब्द हैं, यानी कि ये अव्यय शब्द किसी भी परिस्थिति में अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे, ये बिल्कुल एज इट इज रहेंगे। ना तो किसी भी जो चाहे वस्तु है, चाहे कोई भी चीज है, उसके लिंग के अनुसार या वचन के अनुसार, ना ही काल के अनुसार। तो ये हर परिस्थिति में एक जैसे बने रहते हैं, इसलिए इन्हें समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमने लिख लिए हैं। अब हमारा नंबर 3 है। देखिए दो चीजें हमने पढ़ ली, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो अब यहाँ पर मिश्र वाक्य को हम पढ़ते हैं। नंबर 3 है हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, देखिए मिश्र वाक्य क्या होता है कि इसमें एक से अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं। एक से अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं, लेकिन एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर आपके संयुक्त वाक्य पढ़े थे तो इसमें उपवाक्य हमेशा दोनों एक ही स्तर के होते हैं, यानी कि अलग अलग नहीं होते। लेकिन मिश्र वाक्य में आपके दो उपवाक्य होते हैं, जो कि एक प्रधान होता है और एक आश्रित होता है। तो देखिए इसको हम पहले परिभाषित कर लेते हैं, फिर हम इसको समझेंगे। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों परंतु उनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य। उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हुए हों परंतु एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो। यानी कि प्रधान उपवाक्य जो अपना स्वतंत्र जो अपना अर्थ देता है, और आश्रित उपवाक्य हमेशा जो जिस पर वो आश्रित रहता है उसके आधार पर वो अपना अर्थ बताता है, यानी कि उसका कोई भी स्वतंत्र रूप से उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो हमने ये कहा कि उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। देखिए यहाँ पर
मिश्र वाक्य की भी कुछ विशेषताएं बताई है। सबसे पहले मिश्र वाक्य के कुछ उदाहरण हम यहाँ पर दे देते हैं आपको। एग्जाम्पल, माँ ने कहा कि शाम को जल्दी लौट जाना। जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा शुरू हो चुकी थी। माँ ने कहा कि शाम को जल्दी लौट आना। जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा शुरू हो चुकी थी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे ही बादल घिरे वैसे ही बिजली चमकने लगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने आपको जो बताया था कि क्या होते हैं आपके उपवाक्य और क्या होते हैं आपके आश्रित उपवाक्य। तो देखिए, हमने कहा जो आपके उपवाक्य होते हैं दो तरह के होते हैं, एक प्रधान और एक आश्रित। तो प्रधान जो जिसका अपने आप में स्वतंत्र जो अर्थ होता है, और दूसरे का अपने आप में कोई भी स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। जैसे हमने कहा, माँ ने कहा कि शाम को जल्दी लौट आना। ठीक है, जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा शुरू हो चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दो अलग अलग उपवाक्यों से ये मिलकर बने हैं। एक जो है आपका प्रधान उपवाक्य है और दूसरा आपका आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, अब यहाँ पर मिश्र वाक्यों के कुछ जैसे विशेषताएं हमने यहाँ पर बताई थी, तो जिस तरह से हमने संयुक्त वाक्य की विशेषताएं बताई थी, तो कुछ विशेषताएं आपकी मिश्र वाक्य की भी यहाँ पर हैं। मिश्र वाक्य की विशेषताएं। तो देखिए, मिश्र वाक्य की जो विशेषता होती है, इसमें भी आपके यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होते हैं। दूसरा पॉइंट है, मिश्र वाक्य व्याधिकरण योजक शब्द। व्याधिकरण योजकों। और संयुक्त वाक्य में हमने क्या कहा था? संयुक्त वाक्यों में हमने कहा था कि ये समानाधिकरण योजकों से जुड़े हुए होते हैं, और इसमें हमने कहा कि ये व्याधिकरण योजकों से जुड़े हुए होते हैं। तो समानाधिकरण और व्याधिकरण ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं अपने, ये आपके अव्यय शब्द होते हैं। तो इनको हम
समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक, ये हम आपके अव्यय शब्दों के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। तो जो मिश्र वाक्य होते हैं, जो संयुक्त वाक्य होते हैं, वो समानाधिकरण योजकों से जुड़े हुए होते हैं, और जो मिश्र वाक्य होते हैं वो व्याधिकरण योजकों के युग्मों युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। जैसे जैसा वैसा, जो सो, जिसकी उसकी, जहां वहां, जब तब, जैसी वैसी, यदि, तो, जब तक, तब तक, जिन्हें, उन्हें, आदि से जुड़े होते हैं। तो हमने क्या पॉइंट लिखा यहाँ पर? हमने लिखा कि मिश्र वाक्य व्याधिकरण योजक युग्मों, इस ध्यान रखिएगा, संयुक्त वाक्य आपके समानाधिकरण योजकों से जुड़े हुए होते हैं, और संयुक्त वाक्य जो आपके होते हैं वो समानाधिकरण योजकों से जुड़े होते हैं। मिश्र वाक्य जो होते हैं वो आपके व्याधिकरण योजक युग्मों से जुड़े होते हैं, और ये योजक युग्म होते हैं जैसा वैसा, जो सो, जिसकी उसकी, जहां वहां, जब तब, जैसी तैसी। जैसे कि आपने बहुत सारे वाक्य सुने होंगे, जहां चाह वहां राह, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, यदि वर्षा हो तो फसल अच्छी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस तरह के आपने वाक्य सुने होंगे। तो ये वही वाक्य हैं, उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं, और इस तरह के योजक युग्मों से ये जुड़े हुए होते हैं। जब तक, तब तक, जिन्हें, उन्हें आदि शब्दों से ये जुड़े हुए होते हैं। अगला इसमें जो आपका पॉइंट है नंबर 3, वो है स्वतंत्र उपवाक्य। स्वतंत्र उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य, भी, ये तो आपको पता ही है कि जो स्वतंत्र उपवाक्य है उसको प्रधान उपवाक्य भी कहा जाता है। तो ये हमें क्लियर हो गया। अब हमने यहाँ पर
मिश्र वाक्य को भी समझ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देते हैं कुछ उदाहरण के तौर पर। जैसे ही बादल घिरे वैसे ही बिजली चमकने लगी। जैसे ही बादल घिरे वैसे ही बिजली चमकने लगी। और देखिए, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है, जब धरती पर अधर्म बढ़ा है, तब ईश्वर धरती पर अवतरित हुए हैं। जैसे ही बादल घिरे वैसे ही बिजली चमकने लगी। जब धरती पर अधर्म बढ़ा है, तब ईश्वर धरती पर अवतरित हुए हैं। तो देखिए, एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि जहां जहां सिंचाई व्यवस्था है वहां फसलें खूब पैदा होती हैं। तो देखिए, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे ही बादल घिरे, ये आपका प्रधान उपवाक्य है, यानी कि बादल घिरे वैसे ही बिजली चमकने लगी। तो बिजली तब चमकी जब बादल घिरे। ठीक है, तो जैसे ही बादल घिरे वैसे ही बिजली चमकने लगी। जब धरती पर अधर्म बढ़ा है, जब भी धरती पर अधर्म बढ़ा है, तब ईश्वर धरती पर अवतरित हुए हैं। तो ईश्वर को धरती पर आने के लिए, धरती पर अवतार लेने के लिए, यानी कि जब अधर्म धरती पर हुआ है तो ईश्वर को धरती पर उतरना पड़ा है। और आप देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर जो हमने बताए थे वही शब्द हमने यहाँ पर प्रयोग किए हैं। तो जब भी आप इस तरह के शब्दों को देखते हैं अपने एग्जाम में, इस तरह के वाक्यों को देखते हैं, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये आपको मिश्र वाक्य दिया है और इसको आपने संयुक्त वाक्य में कैसे बदलना है, या इसको आप संयुक्त वाक्य में कैसे इसको आप परिवर्तित करेंगे। तो ये आपका यहाँ पर जो हमारा वाक्यों से जुड़ा हुआ जो पार्ट है, अब वो हमारा कंप्लीट हो गया है कि हमने वाक्यों के भेद पढ़ लिए हैं, यहाँ पर वाक्य के घटक पढ़ लिए हैं हमने, यहाँ पर वाक्य के अंग पढ़ लिए हैं हमने यहाँ पर, और वाक्यों की रचना पढ़ ली है किस तरह से होती है। तो ये हमारा क्लियर हो गया है टॉपिक हमें। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा, हम वाक्य परिवर्तन, किस तरह से हम वाक्यों को परिवर्तित करते हैं, किस तरह से हम उन्हें बदलते हैं एक दूसरे में, यानी कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य किस तरह से बनाए जाते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा।
तो बच्चों आज हमारा वाक्यों के भेद संबंधी जो हमारा ये टॉपिक था पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। वाक्यों से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण पार्ट हमने इसमें पढ़ लिए हैं और सबसे मेन बात कि हमने वाक्यों के सभी भेदों को, चाहे वो अर्थ की दृष्टि से हो चाहे वो रचना की दृष्टि से हो, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो भी वाक्य से ही जुड़ा हुआ होगा और वाक्य परिवर्तन, ये हमारा टॉपिक है, यानी कि आप वाक्यों को किस तरह से परिवर्तित करते हैं। और ये आपके बोर्ड एग्जाम्स का सबसे मेन टॉपिक है हिंदी व्याकरण में। तो इसको हम रिवाइज करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।